दोस्तों नमस्कार। 3 साल पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला आता है जिसमें एक 15 वर्ष की लड़की की शादी एक 34 वर्ष के पुरुष से हो जाती है। लड़की के घर वाले कह रहे थे कि ये जो शादी है ये अवैध है क्योंकि लड़की नाबालिग है और दोनों के बीच में एज गैप काफ़ी अधिक है। कहाँ 15 वर्ष की लड़की और कहाँ 34 वर्ष का पुरुष। लेकिन क्या आपको पता है कि हाई कोर्ट का निर्णय इस पूरे मामले पर क्या आता है? हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि यह शादी वैध है और दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में रह सकते हैं, क्योंकि लड़की जो थी वो लड़की मुस्लिम थी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई भी लड़की जो कि मुस्लिम है, यदि उसके पीरियड आने शुरू हो गए तो वो बालिग मानी जाती है, विवाह अपना कर सकती है और उसे निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में मुसलमानों के सभी सिविल मामले जो होते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही गवर्न होते हैं। लेकिन इसी मामले में लड़की यदि हिंदू होती तब क्या होता? तब पूरा सिनेरियो ही बदल जाता। तब लड़के पर लगती पॉस्को की धारा और बच्ची से रेप करने के मामले पर उसे कम से कम 20 वर्ष की सजा होती, क्योंकि अधिकतर भारतीय कानूनों के तहत 18 वर्ष से कम के व्यक्ति नाबालिग माने जाते हैं और नाबालिग से यदि आप सेक्स करते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है, चाहे उसकी इच्छा से करे या उसकी इच्छा के विरुद्ध करे। भारत में प्रतिदिन इस तरह की विसंगतियां भारतीय समाज को देखने को मिलती हैं, क्योंकि भारत में सीता के लिए एक कानून है तो रजिया के लिए दूसरा कानून है, सलमा के लिए दूसरा कानून यहाँ पर लगता है। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए अब भारत में आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को यदि सरल शब्दों में समझे तो भारत में 2 तरह के कानून हैं। एक है भारतीय क्रिमिनल कानून जो होते हैं और एक भारतीय सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में वो कानून आते हैं जो जब कोई अपराध हो जाता है, जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उन पे जो कानून लगते हैं, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने जो है चोरी छिनैती कर ली, तो ये सब क्रिमिनल कानून के तहत आएंगे। और क्रिमिनल कानून भारत में सभी के लिए समान रूप से है, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो। क्रिमिनल कानून के इम्प्लीमेंटेशन में इसमें कभी भेदभाव नहीं होता है। मतलब यदि कोई मर्डर होता है तो उस मर्डर करने के लिए मोहम्मद को जो सज़ा मिलेगी वही सज़ा मोहन को भी मिलेगी। मतलब ये नहीं कि हिंदू है तो इनके लिए अलग प्रावधान होगा, मुस्लिम है तो इनके लिए अलग प्रावधान होगा। मतलब जो भी क्रिमिनल मामले हैं दोनों के लिए सेम होता है। लेकिन जब सिविल मामलों की बात होती है तो सिविल मामले दोनों पे अलग अलग लागू होते हैं। मुसलमानों के लिए एक अलग कानून होगा जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वो चलेंगे और हिंदुओं के लिए अलग कानून होगा। तो जैसे कि उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे शादी का मामला होता है, विवाह का जो मामला होता है, तो हिंदू जो है वो मात्र एक शादी कर सकते हैं। मतलब यदि उन्हें दूसरी शादी करनी है तो अपनी जो पत्नी है उसको तलाक देना पड़ेगा, तभी वो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है, वो एक साथ 4-4 विवाह कर सकते हैं, 4-4 पत्नियां एक साथ वो रख सकते हैं। उसी प्रकार तलाक की बात कर ली जाए तो तलाक में भी मुसलमानों के लिए एक अलग व्यवस्था है, हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था है। तो ये सारे जो मामले होते हैं ये सिविल मामले होते हैं। इसी के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, उसकी आने की पूरी तैयारी हो रही है। और ऐसा नहीं कि ये अभी आ रहा है या इसको पहले इसकी डिमांड नहीं थी, पहले इसके बारे में जागरूकता नहीं थी। ये इसकी जो डिमांड है बहुत पहले से होती रही है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी इसके पक्ष में थे। वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन उनका काफ़ी विरोध हुआ, वो ला नहीं पाए। नेहरू जी भी इसके पक्ष में थे लेकिन वो भी नहीं लाए। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट इस तरह के कोड हिंदुओं के लिए तो ले आए, लेकिन वो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को और पारसियों को उन्होंने बाहर छोड़ा। और हिंदुओं में तो हिंदू जो मैरिज एक्ट या हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें हिंदू की श्रेणी में ही जो है बौद्ध को भी रखा गया था, जैन को भी रखा गया था, सिखों को भी, ये सब हिंदू के श्रेणी में रखा गया। मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन्स थे वही इसके बाहर रह गए, बाकी जो भी सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मतलब जो भारतीय भूमि से उत्पन्न हुए धर्म हैं वो हिंदू में ही आ गए। तो नेहरू जी भी इसको लेके नहीं आ पाए। कारण चाहे जो भी रहे, इच्छा उनकी भी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। भारतीय संविधान की धारा 44 में भी इसका वर्णन आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कहा गया है कि भारत की जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं या जो केंद्र सरकारें हैं, वो जो है प्रयास करें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की दिशा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए। उसके बाद समय समय पर देश भर के विभिन्न न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी इस तरह की बातें कही हैं कि कई सारी विसंगतियां आती हैं, तो वो कहते हैं कि आप भी जो है
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास कीजिए। शाहबानो केस में भी इस तरह के मामले आए थे, जिसके बाद से बीजेपी ने इस मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से उठाया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है देश में लागू होना चाहिए। और अब जो है बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। गोवा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। और देखा जाए तो जो उत्तराखंड में हो रहा है वो मात्र एक्सपेरिमेंट है, वो केवल उत्तराखंड में लागू नहीं होना है, वो पूरे देश में धीरे धीरे लागू होना है। पहले जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ लागू करने का प्रयास होगा, और उसके बाद जो है 2024 का चुनाव जीतने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं पूरी संभावना है कि जीतेंगे, और जीतने के बाद वो पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। उत्तराखंड में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू हुआ तो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं कि हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि असम में भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, और इसी की तरह हम भी अपनी तरह अपने पास जो है अपने आसाम में इम्प्लीमेंट हम करेंगे। महाराष्ट्र में भी इसको लेकर कमेटी बन गई है, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर काम चालू है, गुजरात में भी काम चालू है, और कर्नाटक में जो अभी चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो कुल मिला के आप देखिए जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके काम चालू हो गया है, उत्तराखंड में लागू हो गया है। मतलब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में ये शुरू से रहा है। 3 कोर एजेंडाज थे भारतीय जनता पार्टी के। धारा 370 हटाना जो कि हटा दी गई है, राम मंदिर बनाना जो कि बन गया है, उद्घाटन उसका हो गया है, और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये बाकी रह गया है। तो इस पे काम जो है चालू हो गया है, उत्तराखंड में ये लागू हो गया है, असम में भी लागू कभी भी हो सकता है, और आप समझ सकते हैं कि इस पे जो है काम चालू हो गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में पूरे देश में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके जो अपने रीति रिवाज होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं, वो समाज से काफ़ी कटे हुए होते हैं। अभी भी एक बड़ा वर्ग है उनका जो अभी भी जंगलों में, वनों में ही जीवन यापन कर रहा है, बहुत ज़्यादा सरकारी मतलब मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते हैं, राशन नहीं लेते हैं, घर वगैरह नहीं लेते हैं, जंगलों में ही जीवन यापन काफ़ी एक बड़ी संख्या है आदिवासी जनजाति की। तो उनको समझा पाना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उन पे लागू कर पाना ये काफ़ी कठिन साबित हो रहा था। तो उत्तराखंड में जो जिसके तहत ये लागू किया है उसमें जो है आदिवासी समाज के लोगों को इसमें छूट दी गई है, मतलब उन पे लागू नहीं है, आदिवासी जनजातियों को छोड़ के ये सभी पे लागू हो गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। मतलब उत्तराखंड में निवास करने वाला या उत्तराखंड का यदि निवासी है किसी अन्य राज्य में भी रहता है तब भी ये उस पर लागू होगा। तो ये एक बार इस समस्या का समाधान हो गया, ये आदिवासी वाली जो समस्या है तो ये पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि यही एक बड़ी समस्या आ रही थी। अब इसका विरोध करने वाले बहुत कम मिलेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में इसका विरोध हो रहा था क्योंकि वहाँ भी आदिवासियों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसका मुसलमान भी कुछ विरोध करें, लेकिन वो जो विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल विरोध है, वो केवल पॉलिटिकल विरोध उनका है, ये केवल वो इस प्रकार से नहीं है कि उन्हें इससे कोई समस्या है, वो मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं या उन्हें इसकी समझ नहीं है, सब कुछ समझ है, वो विचार मुख्य धारा से भी जुड़े हैं। जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है तो मुस्लिम जो है इसमें सबसे आगे होते हैं इसका लाभ लेने में, राशन की दुकानों पे सबसे अधिक आपको बुर्के वाली महिलाएं मिलेंगी इसका लाभ लेते हुए, तो वो जुड़े हुए हैं। बस एक पॉलिटिकल विरोध करें तो वो एक बहुत बड़ी बात नहीं, वो हर एक बात का विरोध करते हैं। तो ये जो है एक जो समस्या थी आदिवासी जनजाति को लेकर उसको अभी एक्सेप्शन देकर अभी लागू किया जा रहा है और बाद में इन पर भी लागू होगा। तो ये हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। और उत्तराखंड में जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है उसमें मुख्यतः जो बातें की गई हैं विवाह को लेकर बात है, तलाक को लेकर के बात है, तलाक के बाद जो भरण पोषण होता है उसको लेकर के बात है, उत्तराधिकार को लेकर बात है और लिविंग रिलेशनशिप्स के बारे में बात है। विवाह को लेकर यूसीसी जो उत्तराखंड की है उसमें यह बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसकी एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है एक समय में, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की 2 पत्नियां एक साथ हो जाए या किसी के 2 पति एक साथ हो जाए। यदि आपको दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी से तलाक लेना पड़ेगा और ये सभी पे लागू होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सभी पे। हिंदुओं पे ये पहले से लागू था कि हिंदू तो एक ही शादी कर सकता था, ये मुसलमानों पर भी अब लागू हो जाएगा जो कि 4 शादियाँ कर सकते थे, क्रिश्चियंस पे भी लागू हो गई, अब सभी पे
लागू हो जाएगा। एज को लेकर भी निर्धारित हो गया कि 18 वर्ष से कम यदि लड़की है तो विवाह नहीं हो सकता, और 21 वर्ष से कम के जो लड़के हैं तो वो विवाह नहीं कर सकते। तो एज को लेकर भी अब ये यूनिफॉर्मिटी इसको लेकर के आ जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यदि कह दे कि यदि लड़की के पीरियड्स आ गए तो फिर वो बालिग मान ली जाएगी, उसका विवाह हो जाएगा। पीरियड तो भाई कभी किसी का भी आ सकता है। लड़कों में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ यही कहता है कि उनके भी यदि वो यौवन प्राप्त कर गए, युवा हो गए, तो विवाह कर सकते हैं। तो उसमें एक वो दे सकते हैं कि दाढ़ी मूछ आ गई तो वो फिर 12 में आ जाएगी, 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, तो वो वहाँ भी विवाह कर सकते हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार था। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो फिक्स हो गया, लड़का जो है 21 वर्ष का होगा, लड़की जो है 18 वर्ष की होगी, इससे कम में विवाह नहीं कर सकते। मुसलमानों में भी हो गया और हिंदुओं में तो पहले से ही था। और उसके बाद जब तलाक की बात आएगी, जिस प्रकार से विधि सम्मत तलाक होता है, कोर्ट के माध्यम से जो तलाक होता है, एक पूरी व्यवस्था के साथ जो तलाक होता है, दोनों पार्टीज कोर्ट में जाते हैं और इस प्रकार से तलाक होता है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि मुसलमान जो है किसी दिन गुस्से में आ गया, किसी भी मामले में मुस्लिम पुरुष जो है तलाक 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 बोले तो तलाक हो जाए। अब ये व्यवस्था नहीं रह गई। यदि इस प्रकार का तलाक देने के प्रयास करेंगे तो उसके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी। दंड भी है, 3 वर्ष का कारावास है और जुर्माना की भी प्रावधान इसमें रखा गया है। हालांकि 3 तलाक तो मोदी सरकार पहले ही समाप्त कर चुकी थी, लेकिन ये जो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती थी, जैसे कि किसी मुस्लिम युवक ने मुस्लिम महिला को तलाक दे दिया, उसके बाद वो उससे विवाह नहीं कर सकता था तुरंत। यदि उसको उससे विवाह करना है तो फिर वो जो महिला है वो किसी और से विवाह करे, फिर वो उसे तलाक दे दे, तो ये फिर वापस आ सकती हैं, दोबारा इनकी एक दूसरे से शादी हो सकती है। क्योंकि मुस्लिम धर्म में यह माना जाता है कि एक बार आपने तलाक दे दिया तो फाइनल हो गया, तो फिर आप दोबारा उससे कैसे विवाह करेंगे। तो वो दूसरे से विवाह करे, दूसरे की प्रॉपर्टी बने, फिर वो तलाक दे दे, तब फिर वो एक अलग हो गई, फिर वो आप उससे शादी कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हलाला कहते थे कि मुस्लिम युवक ने तलाक दे दिया, आप जाइए दूसरे से शादी कीजिए और शादी को कंज्यूमेट कीजिए, मतलब सेक्स कीजिए, संभोग कीजिए, तभी वो शादी सही मानी जाएगी। यदि सेक्स नहीं हो रहा है तो फिर वो मानी नहीं जाएगी। तो दूसरे के साथ सेक्स कीजिए, फिर आपसे शादी कर पाएंगे। तो इसमें इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड का आया है, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पति पत्नी में तलाक होता है तो वो लोग दोबारा भी शादी कर सकते हैं। कोई ऐसा पीरियड नहीं कि 90 दिन बाद करना है, जो इद्दत पीरियड होता है, या 20 दिन बाद करना है, या 6 महीने बाद ही करना है, या आपको किसी और थर्ड पर्सन से शादी करना होगा तभी आप दोबारा उसी से शादी कर पाएंगे। इसको पूरा हटा दिया गया है। मतलब आज तलाक हुआ, कल आपको लगता है कि नहीं गलती से हमने तलाक दे दिया, तो कल ही आप उसी से शादी कर सकते हैं। मतलब ये जो हलाला का कंसेप्ट था ये समाप्त हो गया, और ये मुसलमानों में ही था, ये और किसी में नहीं था। तो मुसलमानों महिलाओं को एक बहुत बड़ा लाभ जो है इसके माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। और जो गुजारा भत्ता की बात है कि तलाक देने के बाद आपको मेंटेनेंस मिलेगी, एलिमोनी मिलेगी, ये भी एक यूनिफॉर्म कर दिया गया कि सभी को जो है एक जो निश्चित होता है ये देख के कि कोई कितना कमा रहा है उस हिसाब से सभी को मिलेगी। अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि 90 दिन तक ही देना होता था। साहबानों के केस में जो हुआ था कि आपको 90 दिन तक ही देना है, जो इद्दत की पीरियड होती है उसी तक देना है। लेकिन अब जो है जो सभी पे लागू होगा, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कि आपको जो है आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए आपको जो है लाइफ टाइम देना पड़ेगा, हमेशा देना पड़ेगा। तलाक आपका हो गया तो जब तक वो महिला जीवित रहेगी या जब तक आप जीवित रहेंगे आपको उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, या फिर एलिमोनी की जो व्यवस्था होती है, जो एक मुश्त रकम दी जाती है, वो देना पड़ेगा। तो मतलब इसमें भी यूनिफॉर्मिटी आ गई और काफ़ी अच्छा जो है ये मुस्लिम महिलाओं के लिए ही माना जाएगा कि उनके अधिकारों की रक्षा जो है इसके तहत की गई है। उत्तराधिकार की बात करें तो उत्तराधिकार में भी अब जो है महिला पुरुष को समान अधिकार की बात जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में की गई है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को उतना ही मिलेगा। पहले मुसलमानों में क्या था कि लड़की का शेयर जो है उत्तराधिकार में, प्रॉपर्टी में कम होती थी। यदि मान लीजिए कोई लड़का मर गया, उसके माता पिता हैं, तो उसमें भी होता था कि पिता को तो ज़्यादा मिलेगा और जो उनकी माता थी उनको कम मिलेगा। मतलब एक इनहेरेंट भेदभाव था महिलाओं के साथ, महिलाओं को कम ही मिलता था। यदि कोई मान लीजिए किसी के पिता मर गए, उसके लड़का है, उसकी लड़की है, तो लड़की को कम मिलेगा, लड़के को ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक इनहेरेंट भेदभाव था, उसे दूर किया गया, सबको समान कर दिया गया। जितना शेयर लड़के को मिलेगा उतना ही लड़की को मिलेगा, जितना पिता को मिलेगा उतना ही माता को मिलेगा। तो ये जो है इसमें कर दिया गया है, ये सभी पे समान रूप से लागू होगा। ये
उत्तराधिकार की बात हुई। और सबसे बड़ा जो काफ़ी अभी चर्चा में बना हुआ है लिव इन रिलेशनशिप्स। तो लिव इन रिलेशनशिप्स को एक तरह से शादी का दर्जा दे दिया गया है, विवाह का दर्जा दे दिया गया है। क्योंकि जब भी आप क्षमा कीजिएगा, जब भी आप लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहें तो आपको उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा कि भाई हम लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं। उसके बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं पूरा जांच पड़ताल करेंगे, चेक करेंगे कि आप लोग लिव इन में रहने लायक हैं कि नहीं है। वो पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। और उसके बाद लिव इन में रहने के बाद यदि कोई भी पार्टी, लड़का या लड़की कोई भी उसे तोड़ना चाहता है, लिव इन में नहीं रहना चाहता है, तो उसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन कंसर्न अथॉरिटीज़ को देनी पड़ेगी कि भाई अब हम लिव इन में नहीं रहना चाहते हैं। इसमें महिलाओं को ये सुरक्षा दी गई है कि यदि जो पुरुष पार्टनर है महिला को यदि छोड़ देता है तो महिला जो है मेंटेनेंस और एलिमोनी डिमांड कर सकती है। वो मतलब गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है कि भाई तुमने हमें छोड़ा तो हमें अब गुजारा भत्ता दो या एकमुश्त रकम दो। जिस प्रकार से ऋतिक रोशन और सुजैन खान की जो शादी हुई थी, जब इनका तलाक हुआ तो ऋतिक रोशन ने लगभग 380 करोड़ रुपए सुजैन खान को एकमुश्त रकम दी कि भाई जो सेटलमेंट होता है उसके लिए नहीं, मामला फिर कोर्ट में आता है। तो उसी प्रकार से अब लिव इन में भी आप करेंगे तो उसमें भी मेंटेनेंस और एलिमोनी की डिमांड होगी। तो एक तरह से ये जो है एक तरह से शादी ही इसे करार दे दिया गया है कि महिला आपसे एलिमोनी मांग रही है, मतलब वो आपकी पत्नी है तभी तो आपसे गुजारा भत्ता की डिमांड करिए। और उनसे जो बच्चा होगा लिव इन में रहते हुए यदि बच्चा भी हो गया तो वो बच्चा भी लीगल ही माना जाएगा, वो लीगल नाजायज औलाद नहीं मानी जाएगी, वो बच्चे को लीगल मान्यता मिलेगी। तो ये एक पूरी तरह से इसे शादी माना गया। क्योंकि भारत में आप देखिए, भारत की जो परंपरा है, भारत का जो संस्कृति है, उसमें कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ लिव इन में तभी रहती है जब उसे लगता है कि वो उसके साथ शादी करेगा। लड़के भी यही कहते हैं कि भाई शादी करेंगे तभी लिव इन में रहते हैं, नहीं तो मतलब 95% जो लड़कियां होती हैं, तो 4% होंगे जो एक्सपेरिमेंट के लिए रहते हैं, कुछ दिन साथ में रह के देखते हैं, उसके बाद अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो रणबीर कपूर, मतलब जैसे दीपिका पादुकोण का जो मामला था, कुछ दिन रणबीर कपूर के साथ, फिर रणबीर सिंह के साथ, फिर किसी के साथ। वो एक जो 2-4% इस प्रकार की लड़कियां होती हैं, वो केवल जो हायर सोसाइटी है, हायर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, जो बॉलीवुड वगैरह वहीं पर रहता है। लेकिन अधिकतर अभी भी जो 95% से अधिक लड़कियां हैं वो इसीलिए लिव इन में रहती हैं कि उनका एक ये होता है कि हम शादी करेंगे, अभी हम शादी नहीं कर पा रहे तो लिव इन में रह लेते हैं। तो ये उन्हीं लड़कियों के तो ये उन्हीं लड़कियों के लिए है जो शादी के सोच के ही लिव इन में रहते थे। क्योंकि लिव इन यदि लड़का कोई अब्रप्टली समाप्त करता है या छोड़ के चला जाता है तो लड़की के कोई अधिकार नहीं रहते हैं कि वो गुजारा भत्ता मिले या फिर कुछ भी मिले, उसे कुछ नहीं। उसकी जो बॉडी है वो तो फिर लड़के को उसने सौंप दिया था कि शादी करेगा, लेकिन वो उसे वायलेट करता है और शादी के नाम पे उसके साथ सेक्स करता है और जो भी मतलब करता है, तो उनके एक अधिकार दिया गया कि आप इसे शादी की तरह ले सकती हैं, आप एलिमोनी डिमांड कर सकती हैं, जो बच्चा होगा वो भी लीगल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लिव इन में इस तरह के कानून आ गए हैं। और यदि 21 वर्ष से कम का कोई पार्टनर है तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस हैं, वो उनके पेरेंट को भी बताएंगे कि आपका बच्चा या बच्चे लिव इन में रह रहे हैं। तो इस तरह से होने से अब जो श्रद्धा वाकर के जो मामले हैं, जो आफ्ताब पूनावाला के साथ लिव इन में रह रही थी, जो इसके 36 टुकड़े कर देता है, अब इस तरह के मामले कम आएंगे क्योंकि पेरेंट्स को पता रहेगा। और अधिकतर मामलों में अनुमति ही नहीं मिलेगी। यदि दो धर्म अलग अलग धर्म के हैं तो वो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है, यदि बीजेपी की सरकार है तो मुझे नहीं लगता कि अनुमति मिलेगी कि आप दोनों साथ में लिव इन में रहिए। तो एक बहुत अच्छा जो प्रावधान है हिंदू लड़कियों के लिए, और क्योंकि मुस्लिम लड़कियां तो लिव इन में नगण्य है, वो रहती ही नहीं है। तो ये मतलब हिंदू लड़कियों की सेफ्टी के लिए है कि आपको एक सिक्योरिटी मिली कि आप मुस्लिम के साथ लिव इन में ना रहिए। यदि हिंदू के साथ भी लिव इन में रहती हैं तो आपको धोखा देके चला जाता है, शादी विवाह नहीं करता है, तो आप जो है गुजारा भत्ता क्लेम कर सकती है और सारा उसका रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है। तो कोई धोखा देके नहीं जा सकता है, उसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी, सब कुछ रजिस्ट्रेशन होगा। तो एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो एक पत्नी रखने का प्रावधान है, ये भी हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू लड़कियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। क्योंकि हिंदू व्यक्ति तो एक ही विवाह कर सकता था, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति 4-4 शादियाँ कर सकता था। ये लोग क्या करते थे, एक मुस्लिम पत्नी रखते थे और कई सारी जो है हिंदू पत्नियां रख लेते थे, साथ में विवाह कर लेते थे, क्योंकि तलाक की स्थिति में उन्हें देना कुछ नहीं होगा। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू पत्नियां जो हैं, हिंदू लड़कियां जो हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जिसकी ऑलरेडी एक पत्नी हो। तो कानून की नज़र में उनका जो रिश्ता है, उनका जो विवाह है, लीगल नहीं माना जाएगा, वो नल एंड वैड माना जाएगा। ऐसा ही एक मामला 2021 में आया था। असम में दीपा मनी कालिता एक हिंदू महिला थी जो शहाबुद्दीन अहमद से विवाह करती है। शहाबुद्दीन अहमद की पहले ही एक मुस्लिम पत्नी थी
बाद में शहाबुद्दीन की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। क्योंकि शहाबुद्दीन एक सरकारी नौकर था तो उसको पेंशन वगैरह मिलती थी जो उसकी मुस्लिम पत्नी को मिला करती थी। तो दीपामणि कालिता ने क्लेम किया, जो कि मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में चला, कि हमें भी पेंशन मिलनी चाहिए, मैं भी उसकी पत्नी हूँ। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप उनकी सेकंड पत्नी है और उनकी एक ऑलरेडी पत्नी जीवित है, तो आप इसके अधिकारी नहीं है। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी हिंदू जो है किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता जिसकी ऑलरेडी एक पत्नी हो या ऑलरेडी एक पति हो, तो आपका जो मैरिज है वो नल एंड वैड है। तो कुल मिला के दीपामणि कालिता को मिला कुछ नहीं, डिवोर्स भी होता तो उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसकी एक ऑलरेडी पत्नी थी। ये मतलब लीगल ही नहीं माना जाएगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करते जिसकी ऑलरेडी एक पत्नी है। तो इससे ये होता कि वो तो मतलब हिंदू लड़कियों से विवाह कर ले, हिंदू लड़कियां भी जो है उसमें जो भी स्थिति रही हो विवाह कर लेती हैं, लेकिन फिर उन्हें मिलता कुछ नहीं, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। डिवोर्स होने की स्थिति में उन्हें गुजारा भत्ता भी नहीं क्लेम कर सकती हैं, कोई प्रॉपर्टी में कुछ भी वो क्लेम नहीं कर सकती थी। अब क्या होगा कि आप एक ही शादी कर पाएंगे, चाहे आप हिंदू से कर लीजिए चाहे आप मुस्लिम से कर लीजिए, तो वो आपको हिंदू लड़कियों को भी एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा, लीगल जो है प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि वो डिमांड कर सकती हैं एलिमोनी की, मेंटेनेंस की, और जो पति की डेथ होती है यदि वो मुस्लिम है तो वो जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो कर सकती हैं। नहीं तो अभी तक इसको एक जिहाद की तरह यूज़ किया जाता था कि मुस्लिम पत्नियां रखे हुए हैं लेकिन जिहाद के लिए कहीं से पैसा मिल गया, मदरसे से कुछ भी, तो हिंदू लड़की को फंसा के उसका जीवन बर्बाद किया, बाद में डिवोर्स दे दिया, तो वो कहीं जा भी नहीं सकती है, वो मतलब किसी कोर्ट में उसका जो मैरिज है वो स्टैंड ही नहीं करता। तो एक बड़ी जो दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, ये उसको दूर किया गया उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो ये पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने बताया पूरे देश में यह लागू करने का प्रयास होगा। ये उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसका 24 का चुनाव जीतने का पूरे देश में आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो एक इसमें निकल के आया है कि आदिवासी समाज को पहली बार तो इससे दूर रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए मंथन और करते रहिए मंथन। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल चूंकि नया है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।